विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे देशभक्ति, यहाँ पर देशभक्ति क्या है, एक समस्त पद है। देश के लिए भक्ति क्या है, समास विग्रह है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, बात समझे कि नहीं। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। देखिए ट्रिक को एकदम से ध्यान से देखिएगा ना तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले आओ, पहले आओ। देखिए जो देहात के होंगे, जो भोजपुरी समझते होंगे, वो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे, बात समझिए। तब, खूब ध्यान से देखिएगा, पहले आओ तब देखिएगा बड़ी मजा आएगा आपको समझ आगे। देखिए पहले आओ, तो आओ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग समास का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बच्चा सबका डिमांड ये था समास का एक वीडियो बना दीजिए। समास बहुत ज़्यादा मतलब कि भारी लगता है, समास मतलब समझ में नहीं आता है, समास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में कभी भी आपको समास परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और आज इस वीडियो को एक ट्रिक के साथ, एक बहुत ही अच्छे ढंग से, एक कंसेप्ट के साथ टॉपिक को पूरा किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए समास को हम लोग देखते हैं। देखिए समास को हम लोग क्या है, इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। इसके परिभाषा को जब हम देखेंगे तो परिभाषा में एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है। देखिए समास और संधि तो हम लोग पढ़ लिए। संधि में देख रहे थे क्या कि उसमें एक नया, संधि में जुड़ रहा था तो एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा था, बात समझे कि नहीं। उसमें किसी विभक्ति चिन्ह वगैरह का कोई झंझट नहीं था। लेकिन समास में जो होता है ना, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके एक विशेष या स्वतंत्र पद का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, ठीक है ना। और यह जिस प्रक्रिया के तहत पूरी की पूरी घटना होती है उसे ही हम लोग समास कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ डिफिनेशन को, दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जिस स्वतंत्र पद, यहाँ पर ध्यान देना है, स्वतंत्र पद का निर्माण करता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। समझ आया, समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया समास कहलाता है, और यह जो पूरी प्रक्रिया होगा ये समास कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे थे क्या, एक चीज़ को देखिए कि विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके, विभक्ति चिन्ह क्या होता है समझिए थोड़ा सा। विभक्ति चिन्ह जब हम कारक पढ़ते हैं ना, तो कारक में हम लोग देखते हैं कि कारक टोटल 8 प्रकार का होता है, उसी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक भी बनाए हुए हैं, आप लोग अगर देखिएगा तो कहेगा कि हाँ क्या ट्रिक है। आपको एक ट्रिक में, एक कहानी के माध्यम से पूरे के पूरे कारक समझ जाएंगे। वो बाद की बात है, आगे चलते हैं तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि विभक्ति चिन्ह का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे देश के लिए भक्ति, अगर देखिए देश के लिए भक्ति, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखे, यहाँ पर मान लीजिए एक हम वाक्य लिखे, देश के लिए भक्ति। तो ये पूरे वाक्यों के लिए कोई एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा पद है जो पूरे शब्दों के लिए यूज किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं देशभक्ति। देशभक्ति, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन क्या है कि इसको तोड़ करके, इसका विग्रह करके हम एक सेंटेंस में बदल दिए। ये देश के लिए भक्ति एक सेंटेंस में बदल दिए, बात समझे कि नहीं। तो इसे कहेंगे हम लोग, जो ये जो एक पद है, एक पद मिला, इसे हम समस्त पद कहेंगे, समस्त पद या समासिक पद, यहाँ पर देख लिए, ठीक है ना। ये जो ये पूरा फैला हुआ, ये जो टूटा हुआ वाक्य है, ठीक है ना, जिसमें विभक्ति चिन्ह पूरा का पूरा दिख रहा है, उसे हम कहेंगे समास विग्रह। तो देखिए यहाँ पर जो के लिए शब्द लगा हुआ है, यहाँ के लिए लगा हुआ है, तो ये के लिए यहाँ पर तो खत्म हो गया, तो देशभक्ति डायरेक्ट आ गया, तो विभक्ति चिन्ह के लिए खत्म हो गया और देशभक्ति आ गया। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो खत्म हुआ, बात समझे कि नहीं, उसके बाद जो नया पद बना इसे समस्त पद, ये जिस प्रक्रिया के तहत हुआ है इसे ही समास कहेंगे। अब देखिए समास की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। करा क्या, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में मिनिमम 2 पदों का योग होगा। जैसे देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो 2 पद मिला, देश और भक्ति 2 पद मिला तो 1 पद बनाया, बात समझे कि नहीं। तो 1 पद कौन सा बनाया, देशभक्ति, इसे ही हम लोग समस्त पद कहेंगे, ठीक है ना। इसमें पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। करा इसमें पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप, तो यहाँ के लिए लोप हो गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं।
तो लोप का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है ना। करा विभक्ति चिन्हों के समाप्त होने के बाद समस्त पद या समासिक पद का निर्माण होता है। अभी जस्ट बताया कि समस्त पद और समासिक पद बनता है, बहुत ही ईजी है। समस्त पदों को उनके विभक्ति चिन्हों के साथ तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए करा क्या, अभी जस्ट बताया देश के लिए भक्ति, ये समास विग्रह है क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। जब विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे देशभक्ति, यहाँ पर देशभक्ति क्या है, समस्त पद है। देश के लिए भक्ति क्या है, समास विग्रह है, ठीक है। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, जिसमें से एक प्रधान पद होता है तथा दूसरा गौण पद होता है। देखिए जब भी हम समस्त पद की बात करेंगे ना तो उसमें दूगो पद होता है। समस्त पद में कितना पद होगा, दूगो पद होगा। एगो होगा प्रथम पद, दूसरा होगा दूसरा पद। प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद दूसरा पद, ठीक है ना। तो दोनों पद में से एगो पद प्रधान हो सकता है या फिर क्या होगा, तो दूसरा पद गौण होगा। एगो पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्या होगा, गौण होगा। या कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि एक पद प्रधान होता है तो दूसरा पद क्या होता है कि प्रधान नहीं होता है, उसे हम लोग गौण शब्द कहते हैं, उसे गौण पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए गौण पद जो प्रधान नहीं होता है। अब बात यहाँ पर आता है क्या है कि प्रधान किसे कहेंगे। देखिए प्रधान का मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म या फिर एक ऐसा व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति हम किसको कहेंगे, जिसके रहने से सब कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, नहीं रहने और रहने से फर्क पड़ता हो, उसे हम प्रधान कहेंगे। प्रधान का मतलब ही होता है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एनटीपीसी को लेकर के क्या हुआ था, मतलब ये प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंटों का, ठीक है ना। तो कुछ टीचर जो थे इसमें उभर करके सामने आए थे, इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए, बात समझे कि नहीं। पूरे यूट्यूब पर, ट्विटर पर आगे थे, सब किसी से आगे थे, उन पर FIR भी हुआ था। तो यहाँ पर जो टीचर आगे थे वो प्रधान हुए, बात समझे कि नहीं। देखे कि नहीं, इसमें अपने गुरुजी थे जिसमें खान सर, बात समझे कि नहीं। देखे कि नहीं, देखे बवाल मचा दिए। तो जो बवाल मचा दे, बात समझे कि नहीं, जो सिस्टम हिला दे पूरा, उसे हम प्रधान कहेंगे। जैसे अपने गुरुजी किस तरह पूरे के पूरे सिस्टम हिला दिए, रेलवे हिला दिए, संसद में चर्चा हो रहा है, बात समझे कि नहीं। तो जो सिस्टम हिला दे उसे हम लोग कहेंगे प्रधान, बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह टीचर में जो सामने आए, जो आकर के बोले, जो स्टूडेंट के लिए लड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टीचर नहीं बोले, इसमें कुछ आगे नहीं आए, उन्हें हम गौण कहेंगे, बात समझे कि नहीं। उसी तरह ये समस्त पद में भी देखें हम लोग, समस्त पद में भी क्या होगा, एगो गौण शब्द होगा, पद होगा, एगो क्या होगा आपका, एगो पद क्या होगा आपका, प्रधान पद। जैसे देखिए इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमें आप बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर राजकन्या, यहाँ पर एक मान लीजिए हम लिख दिए, यहाँ पर एक समस्त पद ले लिए राजकन्या। इसमें दूगो पद है, एगो राज और दूसरा कन्या, ठीक है ना। तो राजकन्या, इसमें से हम ध्यान में देंगे कि कौन ऐसा पद है जिसके बदलने पर पूरा अर्थ बदल जा रहा है, पूरा सिस्टम में बदल जा रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए राजकन्या, तो राजकन्या, राज, बात समझे कि नहीं। राज के बदलने पर कोई अर्थ, जैसे मान लीजिए राज की जगह पर कोई और वर्ड ला दे रहे हैं, राज की जगह मान लीजिए हम लोग देश ला रहे हैं, तो देश कन्या, ऐसा तो कभी हम देखे नहीं है, बात समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कन्या की जगह पर हम पुत्र ला दे रहे हैं, तो राजपुत्र, बात समझे कि नहीं, राजपुत्री, बात समझे कि नहीं, राजभक्त। तो यहाँ पर देखिए ये कन्या की जगह पर अगर कोई और आ रहा है तो पूरा का पूरा अर्थ बदल रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कन्या हट रहा है तो पूरा अर्थ बदल जा रहा है। अर्थात यहाँ प्रधान कौन है, कन्या है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ दूसरा पद प्रधान हो गया, बात समझे कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कन्या क्या हुआ, प्रधान हो गया, राज क्या हो गया, गौण पद हो गया। कन्या प्रधान पद, राज गौण पद। तो यहाँ पर देखेंगे कि समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पद प्रधान होता है तो दूसरा पद गौण होता है। कभी कभी दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर करा क्या, समस्त पद में कभी कभी पहला, कभी दूसरा, तो कभी दोनों तो कभी अन्य पद भी प्रधान होता है। यहाँ पर करा कि समस्त पद में कभी पहला, कभी दूसरा, कभी दोनों, तो कभी अन्य पद भी प्रधान होता है, ठीक है ना। तो समस्त पद में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, पहला पद प्रधान हो सकता है, तो कभी दूसरा पद प्रधान हो सकता है, कभी दोनों पद प्रधान हो सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि अन्य पद भी प्रधान होता है, जैसे हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में, ठीक है ना, कि अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा क्या, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार
हम इसको तोड़ दिए तो ये जो शक्ति के अनुसार तोड़े ये समास विग्रह हो गया, ये विग्रह हो गया। ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया, ठीक है ना। सचक्र यानी चक्र के साथ, चक्र के साथ। तो यहाँ पर देखिए ना के आ गया, के आ गया, ये विभक्ति चिन्ह आया। विभक्ति चिन्ह जब आया इसका मतलब क्या हो गया, ये विग्रह हो गया। जब विभक्ति चिन्ह खत्म होकर एक वाक्य बन मतलब एक शब्द बना दिया उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, यहाँ पर अगर मान लीजिए नीला हो कंठ जिसका, ये उदाहरण था, ठीक है ना। अब चलिए हम इसके कुछ टाइप्स को देखते हैं कि आखिर समास कितने प्रकार का होता है, और इसमें एक ट्रिक भी देखेंगे, आपको मजा आएगा। देखिए समास के प्रकार को अब देखते हैं। देखिए समास तो ऐसे मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। समास कितने तरह का होगा, 7 तरह का होता है। आज हम लोग इस वीडियो में, इस पार्ट में 2 तरह के समास को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम पूरे प्रकार को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले लाइन से, आपको लाइन से याद रखना है, उसके बाद इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह का होता है। एक को बोलते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा को बोलेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा बोलेंगे द्वंद्व समास। चौथा बोलेंगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। पांचवा बोलेंगे द्विगु समास। छठा बोलेंगे कर्मधारय समास। सातवां बोलेंगे नए समास, नए समास। देखिए ये आपका हो गया लाइन से। अगर आप याद रखिएगा तो इसमें ट्रिक याद रखना है। अव्ययी भाव समास पहले आया तो इसका प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास दूसरा बेर में आया तो इसका दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास तीसरा बेर आया, द्वंद्व जिसमें दोनों। देखिए तो समस्त पद में तो दुई गो पद होता है, एगो प्रथम द्वितीय, दूगो पद हुआ। तो पहिलका आया उसमें प्रथम पद प्रधान, दूसरा आया उसमें दूसरा पद प्रधान, तीसरा आया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पद, द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब बहु क्या होती है, दूसरे के घर से आती है और घर में प्रधान बन जाती है। बात समझे कि नहीं, आजकल के ज़माना में यही हो रहा है ना। तो बहुव्रीहि समास का मतलब क्या हुआ कि अन्य पद प्रधान, माने दूसरा प्रधान, मतलब घर के कोई प्रधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो समस्त पद में दोनों पद है इसमें कोई प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। बहु नाम से ही बहु, बहु का मतलब क्या होगा, दूसरे के घर से आने वाली। बात समझे कि नहीं, दूसरे जगह का, तो दूसरे जगह का प्रधान अर्थात क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में हम लोग देखेंगे क्या कि अन्य पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है ना। द्विगु समास, अब देखिए यहाँ पर 4 गो तो हम बहुत ही आराम से समझ गए कि पहले का प्रथम पद, दूसरा पद, दोनों पद, अब तक कुछ रहा ही नहीं तो अन्य पद, बहुव्रीहि समास में अन्य पद। अब देखिए अब 3 गो बच जा रहा है। तो देखिए द्विगु समास में क्या होगा कि जिसका प्रथम पद में संख्या लगा होगा, संख्या, प्रथम पद में क्या लगा, संख्या, 2 3 4 चौ, इस तरह का कुछ भी लगा रहेगा, जैसे चौमासा, इस तरह का। कर्मधारय समास जिसका प्रथम पद विशेष से, दूसरा पद विशेषण लगा रहा है, उसे हम लोग कर्मधारय समास, इसको बाद में पढ़ेंगे सेकेंड में, तो अभी कन्फ्यूज आ जाइएगा। नया समास जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है, नया समास, ठीक है ना। अब भाई साहब ट्रिक का बारी आती है कि ट्रिक को कैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरे समास के प्रकार को हम समझ जाएंगे ट्रिक से। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं, अब तब मिल के मजा आते हैं बवाल। देखिए अब ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, बात समझे कि नहीं, ये ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। देखिए ट्रिक को एकदम से ध्यान से देखिएगा ना तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले आओ, पहले आओ। देखिए जो देहात के होंगे, जो भोजपुरी समझते होंगे, वो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। बात समझे कि नहीं। आज जो भोजपुरी नहीं समझते हैं तो इसके पहले वाला लाइन से जगह बताए ना कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, उसके बाद आता है आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास, नए समास। साफा एकदम लाइन से याद कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले आओ तब, खूब ध्यान से देखिएगा, पहले आओ तब दोनों मिलकर, यहाँ दोनों लिख सकते हो, दोनों मिलकर बाहर
2-4 रुपया कमाए नैनीताल। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे थोड़ा सा, नैनीताल। देखिए नैनी आप ऐसे लिखे, नैनी ऐसे लिखाता है, कहेगा सबकी गलती लिख रहा है नैनीताल। हम ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि समझ आएगा। नैनीताल चलल जाई। देखिएगा बड़ी मजा आएगा आपको समझ आगे। देखिए पहले आओ, तो आओ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो पहले, पहले का मतलब पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान, पहला पद प्रधान, ठीक है। अब आया तब। तब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं हम। तब देखिए तब में क्या होगा, तस, तस से तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। आ ब से बाद वाला पद प्रधान, तब बाद वाला। तब, तब पहले, तब पहले आओ तो प्रथम पद प्रधान, तब ओकरा बाद, ओकरा बाद का मतलब क्या, दूसरा पद। तो पहले आओ तब यानी तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान। अब आया दोनों मिलकर यानी द्वंद्व, द्वंद्व दोनों मिलकर यानी जिसमें दोनों मिलकर पद प्रधान होगा, यानी दोनों पद प्रधान होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। देखिए दोनों मिलकर बाहर। अब देखिए अब दोनों पद प्रधान हो गया था, बाहर। बाहर में क्या होगा, बहुव्रीहि। बाहर से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या होगा, ब से बहुव्रीहि, और बाहर का मतलब बाहर वाला पद प्रधान, यानी बाहर वाला पद प्रधान, वाला पद प्रधान, वाला पद, ठीक है ना, प्रधान। 2-4 रुपया। अब देखिए बाहर वाला पद प्रधान हो गया, 2-4 रुपया यानी संख्या का बात हो रहा है। तो जहाँ भी प्रथम पद में संख्या आएगा उसमें ध्यान रखेंगे द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास। 2-4 रुपया, 2-4 रुपया कमाए, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास यहाँ लिख लीजिए, समास, कर्मधारय समास। और नैनीताल यानी नए समास, नए समास। नैनीताल, चलल जाइए लिख दिए, चलल जाइए, बात समझ नहीं। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रख रहे हैं कि पहले आओ माने पहले आओ यानी अव्ययी भाव समास में पहल का पद प्रधान, तब तत्पुरुष समास में यानी बाद, तब, तब पहले के बाद तब, तब मतलब दूसरी का बाद, तो दूसरी का पद प्रधान तत्पुरुष समास में पहले आओ तब। दोनों मिलकर, दोनों यानी दोनों पद प्रधान, दोनों पद मिल के प्रधान हो जाता है, ठीक है ना, तो द्वंद्व समास, दोनों मिलकर, बात समझे कि नहीं। बाहर यानी बाहर वाला पद प्रधान, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि बाहर वाला पद प्रधान, बाहर मिलकर, दोनों मिलकर बाहर। 2-4 रुपया, 2-4 रुपया संख्या का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो द्विगु समास, द्विगु समास, बात समझे कि नहीं। तो द्विगु समास में क्या होगा, 2-4 रुपया यानी संख्या की बात होगा, ठीक है ना, तो जिसका प्रथम पद संख्या होगा 2-4 रुपया, ठीक है, दोनों मिलकर 2-4 रुपया। कमाए, कमाए कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास में आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा उसको में देखेंगे। कमाए। नैनीताल, नए समास, नैनीताल नए समास, जो नकारात्मक अर्थ करता है, नैनीताल नए समास, उसे हम लोग कहेंगे नए समास, बात समझिए। नैनीताल चलल जाई, बात समझे कि नहीं। तो इस ट्रिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, समझे कि नहीं। तो चलिए आज अब हम लोग इसमें देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और अव्ययी भाव समास को समझेंगे। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास में सफा दिमाग में बैठाना, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब उसे कहेंगे जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता हो, ज्यों का त्यों रहता हो, बात समझे कि नहीं, उसे अव्यय कहेंगे। अर्थात इसमें ट्रिक भी बता दीजिए, जिसके पहले अनु, प्रति, प्र, उप, स, ब, बाय, यथा, अनु इस तरह का कोई भी वर्ड लगा रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि क्या है, अव्ययी भाव समास। ट्रिक याद रखना है, जिसके प्रथम पद में, जिसके प्रथम में समस्त पद के पहले अनु, प्र, उप, यथा, यथा, अनु, बा, बे, स, बात समझे कि नहीं, इस तरह का कोई भी वर्ड लगा रहेगा समझ जाइएगा क्या कि अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, अर्थात अव्यय का मतलब समझा दिए कि जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता हो, ठीक है ना, जिसका पहला या अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत ईजी है, बात समझे कि नहीं। अव्ययी भाव समास का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस समास का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है, तो अव्ययी भाव समास के साफ एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास का।
तो जैसे यहाँ पर देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुराग, प्रतिदिन, हर रोज, आजन्म, जन्म से। समझ आया? देखिए यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना कि जिस समस्त पद के पहले अनु, प्रति, उप ये सब लगा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। बात समझिए। जैसे देखिए अनुकूल में अनु पहले लगा है, अनु, आ लगा है, आ लगा है, तो अ लगा है, अन लगा है। बात समझिए कि नहीं? अ यहाँ पर अ लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। जब एक तरह का दो वर्ड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि द्वंद्व समास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि दोनों वर्ड पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है कि अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे घर द्वार, जैसे यहाँ पर देखिए घर द्वार, ठीक है ना, तो घर द्वार लिखिए, ये द्वंद्व समास हो गया। लेकिन घर घर, घर घर, बस समझिए कि नहीं? तो घर घर लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? एक दोनों एक ही वर्ड है। बस समझिए कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। घड़ी घड़ी, धीरे धीरे, एक जैसा, धड़ाधड़, एक जैसा वर्ड है कि नहीं है? तो जब एक जैसा वर्ड दो को एक जैसा आएगा तो अव्ययी भाव समास, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ प्रति लगा है, प्रति, बे लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, यदि बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच यानी दोनों एक जैसा वर्ड है। यहाँ ब लगा हुआ है, बात समझ के, बे लगा हुआ है, सा लगा हुआ है, स लगा हुआ है। तो इस तरह का जब भी कोई वर्ड लगा रहेगा तो आप अव्ययी भाव समास समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले थे आज के इस वीडियो में तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास को चलिए समझते हैं। देखिए हम लोग देखे थे कि पहले आओ तब, यानी पहले क्या होगा? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तब, तब माने दूसरी बार। तो दूसरा पद प्रधान किस में होगा? तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद का दूसरा पद अथवा अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात किसी भी समस्त पद में देखते थे क्या कि दो ही पद होता है, प्रथम और अंतिम। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होगा कि अंतिम पद प्रधान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। आई होप कि ये वाला बात समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर समझना ये है कि तत्पुरुष समास में हमेशा जो है ना विभक्ति चिन्ह के आधार पर उसको जो है समझा जाता है, या फिर वहाँ पर डिवाइड किया जाता है कि ये किस तरह का तत्पुरुष समास है। कारक हम लोग पढ़े थे ना, तो कारक में विभक्ति चिन्ह पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह का पढ़े हुए थे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है यहाँ पर कारक की विभक्ति चिन्हों को समझने के लिए, ठीक है ना। तो कारक की विभक्ति चिन्हों को समझने से पहले तो यहाँ पर तो हम लोग तत्पुरुष समास को समझे पहले, उसके बाद उसको समझेंगे कारक की विभक्ति चिन्हों को, तब उसके बाद तत्पुरुष समास के प्रकार समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तत्पुरुष समास में हम लोग देख लें कि जिसका अंतिम पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान हो। यहाँ पर गगन चुंबी, यहाँ पर देखिए गगन चुंबी, यानी जो अंतिम पद यहाँ चुंबी जो लगा हुआ है ना, ये अगर यहाँ पर देखिए ये अगर चुंबी हट जा रहा है, ठीक है ना, तो ये पूरा अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पद प्रधान है। तो गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आया, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। पाकिट मार यानी पाकिट को मारने वाला, यहाँ पर भी आया को, तो कर्म तत्पुरुष समास। कर्मवीर, बस समझ नहीं, तो कर्म में वीर, कर्म में वीर, ठीक है ना। तो कर्म में वीर, तो यहाँ पर बताइए कर्म में वीर, बात समझे कि नहीं। तो कर्म में वीर, तो यहाँ में विभक्ति चिन्ह आया। उसी तरह राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह आया। तो का, के, की, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जब भी का आएगा, ठीक है ना, तो का आएगा, के आएगा, की आएगा, तो संबंध, तो संबंध यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। में या पर आएगा, तो में पर आएगा तो उसमें क्या होगा? आपको पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, आपादान से, अधिकरण में, संबंध का के किरारेरी, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवीर, अधिकरण तत्पुरुष समास। ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग तत्पुरुष समास में देखें क्या कि अंतिम पद प्रधान होता है। नॉर्मल समझिए तत्पुरुष समास में, बोर्ड वाले लड़का लोग के लिए थोड़ा सा आगे अब चलना है कि तत्पुरुष समास को 6 भाग में बांटा गया है। कैसे? तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर, कारक जो पढ़ते हैं ना उससे विभक्ति चिन्ह के आधार पर। तो पहले कारक की विभक्ति चिन्ह जो समझ गए होंगे ना, उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है क्या? नोट, तत्पुरुष समास को कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना है कि विभक्ति चिन्ह जब भी पढ़ेंगे कारक तो उसमें कर्ता कारक पहले आता है। तो पहला नहीं, पहले क्या खत्म करना है? द्वितीय से याद करना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी याद आपको रखना है, ठीक है ना।
लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास तक। लेकिन यहाँ पर ये कारक हम पढ़ नहीं रहे हैं, कारक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कारक के पूरा फुल डिटेल नहीं समझेंगे। हम कारक के केवल विभक्ति चिन्हों को एक ट्रिक के आधार पर, एक मैजिक ट्रिक के आधार पर, मज़ा आने वाला है, इस ट्रिक के आधार पर आप समझेंगे तो आपको कारक के विभक्ति चिन्ह टोटल समझ आ जाएगा। देखिएगा, कारक के विभक्ति चिन्ह को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक लड़का की कहानी के माध्यम से पूरे कारक विभक्ति चिन्ह को हम समझ जाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। देखिए, कारक विभक्ति चिन्ह को, कारक को मुख्य रूप से हम लोग 8 भागों में बांटते हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना। तो कारक को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, जिसमें से हम लोग विभक्ति चिन्ह के आधार पर प्रथम विभक्ति चिन्ह, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आठवीं में, ठीक है ना, अष्टमी में, टोटल हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। उसको हम लोग याद रखेंगे ऐसे ऐसा ट्रिक के आधार पर। ट्रिक देखिएगा, कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, करण से प्यार हो गया। यहां पर ध्यान देखिए, कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर। कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, तो 3 नंबर, 3 को विभक्ति चिन्ह पढ़ लिए, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर करण से प्यार हो गया, यहाँ से आया है, ध्यान रखना है। तो जहाँ से आया है तो प्यार होने का मतलब क्या हो गया, लगाव का बोध हो गया, ठीक है ना, लगाव। तो जब भी दो चीज़ों को लगाव का बोध होगा, एक दूसरे से लगाव का बोध होगा, वहाँ से लगा होगा, इसका मतलब क्या होगा, करण कारक। आगे पढ़िए, देखिए थोड़ा सा, प्यार हो गया। चौथा दिन याद रखना है यहाँ पर, चौथा दिन, खूब ध्यान से। चौथा दिन संपत्ति के लिए, संपत्ति यानी संप्रदान याद रखना है, संप्रदान कारक, ठीक है ना। संपत्ति के लिए, तो संप्रदान में के लिए लगा रहता है, ठीक है ना, को या के लिए, ठीक है ना। तो संपत्ति के लिए चौथा कारक, मतलब चौथा विभक्ति यानी चतुर्थ विभक्ति हो गया, संपत्ति के लिए, ठीक है ना। आपदा के समय, आपदा यानी आपादान के समय उनसे, आपादान उनसे, यहाँ देखिए उनसे लगा, यहाँ पर आपादान से, आपादान में भी से आता है, आपादान में भी से आता है, उनसे बिगाड़ हो गया। खूब ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। बिगाड़ हो गया, बिगाड़ का मतलब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप। जब ब्रेकअप होगा तो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखिए, आपादान से, जब भी आपादान से आएगा, मतलब कि जब भी किसी से अलग होने का बात होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, से विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, यानी जो से हो रहा है, अलग होने की बात कर रहा है, तो कौन सा कारक, आपादान कारक। तो आपदा में, आपदा के समय यानी आपदा में उनसे बिगाड़ हो गया, यानी ब्रेकअप हो गया। बात समझिए कि नहीं, बिगाड़ हो गया, समझ आया। छठा दिन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। छठा दिन, खूब ध्यान से, छठा दिन यहाँ पर लिख लीजिएगा। छठा दिन संबंध, छठा दिन यानी षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर देखिए ना, चौथा दिन यानी संपत्ति यानी संप्रदान के लिए, आपादान से, तो ये 5वां हो गया, 5वां। आपादान से यानी उनसे, आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, ये तो हम एक तरह के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख दिए, उनसे बिगाड़ हो गया। छठा दिन संबंध की, जो भी लिख लीजिए यहाँ पर, संबंध के लिए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। संबंध क्या के चक्कर में, संबंध के चक्कर में करण, यहाँ पर देखिए करण, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए करण। यहाँ करण का मतलब क्या हो गया, अधिकरण। करण तो ऊपर आ गया है, तो करण दो, यहाँ पर करण आ गया ऑलरेडी, तो करण दो बार थोड़ा आएगा। करण का मतलब अधिकरण, अधिकरण। हॉस्पिटल में बेड पर, तो देखिए छठा में तो हो गया ये, ठीक है ना। छठा दिन संबंध के चक्कर में, ठीक है ना, करण हॉस्पिटल में बेड पर,
तो ये 7वां नंबर पर आ गया। 6ठा नंबर पर तो ये हो गया। 6ठा नंबर पर करण अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर बीमार हो गया, बीमार हो गया, ठीक है ना। तो 7वां दिन बीमार हो गया, तो 7वीं व्यक्ति तक हो गया। अब 8वां दिन उसके घर का लोग हे राम अरे राम कर रहा है कि हमारे बेटा को क्या हो गया। बात समझ आया। तो यहाँ पर आपको इस ट्रिक को याद रखना है। कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, तो करण से प्यार हो गया, तो जहाँ जहाँ से का बात होगा और लगाव का बात होगा वहाँ पर क्या होगा, करण कारक, ठीक है ना। करण से प्यार हो गया। चौथा दिन संपत्ति के लिए यानी संप्रदान के लिए, संपत्ति का मतलब संप्रदान, संप्रदान के लिए, तो जहाँ के लिए लगा रहेगा वहाँ संप्रदान कारक, चौथा विभक्ति, ठीक है ना, संप्रदान के लिए। आपदा में, आपदा में यानी आपदा के समय, तो आपदा का मतलब आपादान, तो आपादान के समय यानी आपादान यानी आपदा के समय, ठीक है ना। आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया यानी ब्रेकअप हो गया। बात समझे कि नहीं, आपदा आया तो ब्रेकअप हो गया। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ब्रेकअप हो गया, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो लात मार के बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। इसलिए चक्कर में मत पड़िए, पहले सफल बन जाइए। तो आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, तो फिर यहाँ पर से आया, तो जब से आएगा अलग होने के, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलग हो रहा है, जब अलग होने का, हम घर से बाहर जाते हैं, घर से मोतिहारी जाते हैं, घर से पटना जाते हैं, तो इस तरह की बात होगा। पटना से दिल्ली जाते हैं तो एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो यहाँ से लग रहा है, तो से यहाँ पर क्या होगा, करण कारक नहीं होगा, यहाँ ब्रेकअप हो रहा है, बिगाड़ हो गया है। बस समझे कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, आपादान कारक, ठीक है ना। आपदा के समय याद रखना, आपदा के समय हर कोई साथ छोड़ देता है। बात समझे कि नहीं, वो कोई भी क्यों नहीं हो, ठीक है ना, अपने बाप माँ को छोड़कर, ठीक है। तो आपदा के समय क्या हो गया, यहाँ पर उनसे बिगाड़ हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि आपदा के समय, अब छठा दिन है, छठा दिन है संबंध के चक्कर में, संबंध का के की, ठीक है ना। संबंध के समय में जहाँ का के की लगा रहेगा वहाँ पर संबंध, तो संबंध के चक्कर में करण, अब करण ऊपर आ गया तो इसको करण को हम अधिकरण समझेंगे। तो संबंध का के की हो गया छठा। 7वां नंबर में क्या आ जाएगा, करण यानी अधिकरण, अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर, तो जहाँ में पर लगा रहा है वहाँ अधिकरण, बेड पर बीमार हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके मम्मी पापा हाय राम हे राम अरे राम कर रहा है, तो ये अष्टमी विभक्ति हो जाएगा, संबोधन, हे राम अरे राम, बच्चा को बचा लो, हई को लो। बस समझ आएगी नहीं। तो ये वाला बात तो समझ आ गया होगा। तो जब भी कारक की विभक्ति चिन्ह समझेंगे उसी के आधार पर हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। फिर पीछे चलते चलते हैं अब आप लोग, तो यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग तत्पुरुष समास को टोटल देखिए 6 भाग में बांटे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास, इसी को हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय क्योंकि कर्म कर्ता ने, प्रथम बार में आया था कर्ता ने, तो कर्ता कर्म, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है। उसके बाद दूसरी में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को कहा करण से, तो दूसरा नंबर में कर्म आया, कर्म को। तो यहाँ पर देखिए करें क्या, जिस समस्त पद का विग्रह करने पर यदि प्रथम पद में कर्म कारक, तो कर्म कारक में कैसा विभक्ति चिन्ह लगा हो उसे ही हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर समास ऐसे होगा, समास कहते हैं। तो उस समास विग्रह में किस तरह का विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, कर्म, तो कर्ता ने कर्म को कहा तो कर्म को, तो जहाँ को लगा रहेगा वहाँ पर समझना है। तो यानी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को, यहाँ पर को ऐसे होगा, गलती लिखा गया है, को मारने वाला, जल को पीने वाला, को, जहाँ पर भी को लगा रहेगा ना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कर्म तत्पुरुष समास है। मज़ा आया। अब चलिए यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कहा करण से प्यार हो गया। बात समझिए कि नहीं। अब आगे देखिए करें क्या, करण तत्पुरुष समास यानी तृतीय तत्पुरुष समास, ये जो कहेंगे जिस समस्त पद के विग्रह करने पर प्रथम पद में करण कारक विभक्ति चिन्ह लगा हो, करण कारक यानी से लगा हो, करण से प्यार हो गया, अब वो से लगाव का बोध कराता हो तब करण कारक, अलगाव का, बिगाड़ का, ब्रेकअप का बोध कराएगा तो आपदा में छोड़ देता है सब कोई, ठीक है। तो करण तत्पुरुष समास का, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, जब अकाल होता है तो किसी को छोड़ता है अकाल, हैं पकड़ले रहता है, ठीक है ना। तो ये अंधकार से युक्त, बात समझिए। तो यहाँ पर से लग रहा है, से लग रहा है, युक्त पूर्ण, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके साथ है ये चीज़, पीड़ित साथ होना, बात समझिए कि नहीं। देखिए कर्म से बीड़ यानी, बात समझिए कि नहीं, कर्म से बीड़, तो कर्म में क्या होना है यहाँ पर, गुण से युक्त, बात समझिए कि नहीं। आपके अंदर गुण है, गुण आपके अंदर भरा हुआ आपके साथ है, तो यार समझ आया। से जहाँ भी लगा रहेगा वो कौन सा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, संप्रदान तत्पुरुष समास।
देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में तो यहाँ पर देखिए क्या, संपत्ति के लिए, संप्रदान मतलब संपत्ति, तो संपत्ति के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ के लिए लगा रहेगा, के लिए लगा रहेगा कौन सा तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी को कहेंगे हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पंचमी करण तथा चौथा दिन। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉरी ये पंचमी नहीं, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ तत्पुरुष समास, पंचमी नहीं चतुर्थ तत्पुरुष समास, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर समझ आया, इस तरह का कुछ भी अगर आएगा जिसमें विभक्ति चिन्ह के लिए लगा रहेगा तो वो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट करा कि आपादान, आपदा में उनसे, आपदा में उनसे ब्रेकअप हो गया, बिगाड़ हो गया, माने अलग हो गए, तो वहाँ पर भी से रहेगा, लेकिन वहाँ अलग होने की बात करेगा। जैसे देखिए अन्न से विहीन, अन्नहीन, यानी अन्न से विहीन माने क्या है कि अन्न से विहीन, अन्न हमारे पास नहीं है, अब बात समझे कि नहीं, अब अन्न हमारे पास नहीं रहा। कर्म से हीन, अब हमारे पास कर्म नहीं है, कर्म से हीन है। नेत्र से हीन, अब हमारे पास नेत्र नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी अलग होने का बात होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से कर्म से होगा, ठीक है ना, से के है तो से बना लीजिएगा, ठीक है ना। कर्म से हीन, यहाँ देखिए फल से हीन, सेवा से हीन, रस से हीन, यहाँ पर देखिए प्रेम से हीन, यहाँ पर आधा नौ नहीं होगा यार, लिखा गया गलती से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी से आया लेकिन अलग होने का बात हो रहा है, वो चीज़ उसमें नहीं है, बात समझे कि नहीं, उससे मुक्त है वो चीज़। तो जब भी इस तरह का बात होगा, अलग होने का बात होगा, तो कौन सा तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, जिससे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखिए संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध के चक्कर में, संबंध काके की, संबंध के चक्कर में, यहाँ बताए थे ना, तो संबंध के चक्कर में जब जहाँ पर के लगा रहेगा, का लगा रहेगा, बात समझे कि नहीं, तो याद रखना है के का की, यानी काके की, याद रखना काके की, रारेरी, इस तरह का लगा रहता है। तो संबंध काके की यानी संबंध के चक्कर में, तो यहाँ पर जहाँ का लगा रहेगा, मदिरालय, मदिरा का आलय, माने क्या हो गया यहाँ पर शराब, शराब मदिरा, शराब, शराब का आलय, देव का आलय, भगवान का घर, राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, अन्न का दान, आम का रस, कन्या का दान, बात समझे कि नहीं। तो इस तरह का जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्या समझ जाएंगे, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए अधिकरण, तभी देखिए अधिकरण, तो हम देखिए क्या है कि अधिकरण या करण, करण संबंध के चक्कर में करण, हॉस्पिटल में बेड पर, तो जहाँ में पर लगा रहेगा अधिकरण समास, करण हॉस्पिटल में बेड पर, तो करण हॉस्पिटल में बेड पर, तो देखिए पर आ गया, में आ गया, में आ गया, में, तो जिसके जो जहाँ विग्रह होगा वहाँ पर देखेंगे में पर लगा रहेगा, वो कौन सा समास हो जाएगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचानने का एक ही तरीका है, उसका विग्रह करेंगे, उसमें देखेंगे में आ रहा है, को आ रहा है, के आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, उस तरह का समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास में बांट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण तत्पुरुष समास किस पर आ जाएगा आपको, सप्तमी, सप्तमी में आ जाएगा तत्पुरुष समास। इस तरह से भी पूछ देता है। आइए षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ गया। तो ये आपको तत्पुरुष समास तो आई होप कि बिल्कुल समझ आया होगा और मज़े से समझ आया होगा, और आपको कारक का विभक्ति चिन्ह भी समझ आया। कारक का विभक्ति चिन्ह ट्रिक को समझ गए होंगे तो ठीक है, आप उसको उतार लीजिए, ठीक है ना। और जब कारक पढ़ाएंगे ना तो इसको और बेटर तरीका से समझाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपको एक ट्रिक नॉर्मल बता दिए समझने के लिए, इसके बाद जो है कारक पढ़ाएंगे तो उसको और ज़्यादा समझ आएगा। इसको देखिए, एक अव्ययीभाव समास को और एक तत्पुरुष समास को। अब इसके बाद जो समास बचा हुआ है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, क्या आपको द्वंद्व समास। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास तक देखे थे। हम लोग ट्रिक में क्या देखे थे कि तत्पुरुष समास में पहले आओ तब दोनों मिल के, यानी दोनों मतलब द्वंद्व समास। तो ये तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, द्वंद्व,
द्वंद्व ऐसे लिखा रहता है, लेकिन हम ये टाइप किए हैं तो ऐसे हो जाता है, यादा द है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो ये द्वंद्व समास में क्या, दोनों मिलकर यानी दोनों मिला हुआ शब्दों का यानी दोनों क्या होगा, दोनों प्रधान होगा, ठीक है ना। जब दोनों प्रधान होगा यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उसे ही हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों शब्द जो होगा प्रधान होगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के समास में क्या होता है, जो समस्त पद होता है ना उसके बीच में इस तरह का एक साइन लगा रहेगा, एक डैश का साइन लगा रहता है, आपको हमेशा याद रखना है। योजक चिन्ह लगा रहता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी नहीं भी लगा रहता है, लेकिन इसमें दोनों शब्द देखने में काफ़ी एक दूसरे से क्लोज नजर आते हैं, इस बात से समझ आइएगा। हम इसके पहले भी बताए थे कि जब एक जैसा दोनों शब्द हो, जैसे देखिए यहाँ पर बोलते हैं घर घर, घर घर, हर हर, हर हर, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं हम लोग घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, ठीक है ना। तो ये जो दोनों शब्द एक जैसा है, इसके बीच में भी ये जो यहाँ पर देख रहा है डैश का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का साइन लगा हुआ माइनस की तरह चिन्ह एक लगा रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या कि द्वंद्व समास है। लेकिन दोनों शब्द जब एक जैसा होगा, वहाँ पर एक यहाँ पर चिन्ह लगा रहेगा भाई साहब, तो वो अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हर शब्द अलग अलग हुआ, मार पीट दोनों एक जैसा नहीं है, अन्न जल एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, दाल भात एक जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ घर घर, हरी हरी, ठीक है ना, हर हर, घड़ी घड़ी इस तरह एक जैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो और लगा देंगे, और या लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी इसको तोड़ते समय मैक्सिमम टाइम में और या लगता है, ठीक है ना। इसके बीच में जो चिन्ह आ रहा है इसके बदला में और या लगा दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मार पीट तो मार या पीट, दाल भात तो दाल और भात, बात समझे कि नहीं। अन्न जल तो अन्न और जल, बात समझे कि नहीं। गौरी शंकर तो गौरी और शंकर। यहाँ पर देखिए करा क्या, इसके समस्त पद के बीच में अधिकतम अधिकतम डैश का साइन लगा रहता है, बात समझे कि नहीं। करा कि इसके विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा या एवं तथा लगा रहता है, बात समझे कि नहीं। इसको जब विग्रह करने के ना तो इसमें यही सब शब्द और अथवा या एवं तथा लगा रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 को शब्द ध्यान में रखना है, और या लगा रहता है, यही मैक्सिमम ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे आदान प्रदान तो आदान और प्रदान, इधर उधर तो इधर और उधर, साग पात साग या पात। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब एक जैसा शब्द आएगा जिसमें योजक चिन्ह साइन का चिन्ह नहीं लगा रहेगा, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम उसमें हम लोग या लगा देंगे मैक्सिमम टाइम में, ठीक है ना। जैसे पाप पुण्य तो पाप या पुण्य, हाथी घोड़ा यहाँ पर साइन लगा हुआ है ऐसा, तो जब साइन लगा रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर और लगा देंगे, ठीक है ना। तो गरम ठंडा तो गरम और ठंडा, माँ बाप तो माँ और बाप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, इस साइन के लिए हम और लगाएंगे, लेकिन साइन अगर नहीं रहेगा तो या लगाएंगे, अगर इस तरह का साइन नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है चौथा नंबर बहुब्रीही। बहु का मतलब क्या हो गया कि बहू कहाँ से आती है, दूसरे घर से शादी करके लाकर घर में बहू बनाती है, दूसरे घर से आती है तो घर में बहू बनती है, बात समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि दूसरा, बहू का मतलब दूसरा यानी बाहर का, तो जब बाहर का पद प्रधान होगा उसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीही, समझ आ गया। तो जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, कोई बाहर का पद प्रधान हो, उसे ही हम लोग बहुब्रीही समास कहेंगे, ठीक है ना। तो बाहर का पद प्रधान हो जाता है इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जब समस्त पद आएगा ना तो आपको मैक्सिमम जो होता है ना धार्मिक शब्द, धार्मिक अर्थ आता है। जैसे देखो पंकज, ठीक है ना, पंकज, लंबोदर, दशानन, ये सब क्या है, किसी न किसी भगवान का नाम है दशानन, किसी न किसी एक तरह से धार्मिक पद को ये क्या करता है, निर्दिष्ट कर रहा है। तो समझ आया यहाँ पर। तो इसके कुछ विशेषता को समझिए, बहुब्रीही समास की विशेषता को समझिए थोड़ा सा। क्या करें कि इसके पदों के अर्थ से अलग अर्थ प्रदान होता है, मतलब क्या कि इसके जो पद होंगे उससे जो अर्थ निकलेगा उससे अलग अर्थ प्रधान होगा। ऐसे लगेगा कि इसमें से कोई अर्थ नहीं है, इसके लिए कोई अन्य अर्थ प्रधानता रख रहा है, मतलब क्या इसके लिए कोई अन्य अर्थ जो है इम्पॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं। इसका समास विग्रह शब्दों करा क्या, इसका समास विग्रह शब्दों या पदों में ना होकर वाक्यों में होता है। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह जो होता है कुछ ही पद में नहीं होकर के इसको बड़ा सा वाक्य बनता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर करा क्या, इसका प्रथम पद कर्ता कारक या विशेषण के रूप में होगा। करा क्या, इसका प्रथम पद जो होता है ना कर्ता कारक
बस समझ गए। उस समय पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को कहा करण से प्यार हो गया, तो कर्ता ने यानी कर्ता कारक के रूप में होगा। कर्ता कारक मतलब क्या कि उस सेंटेंस के लिए मेन इंपॉर्टेंट वही होता है, करने वाला वही होता है। तो कर्ता कारक ये विशेषण भी हो सकता है। विशेषण का मतलब ये हुआ किसी विशेषता को बताने वाला गुण, किसी धर्म, रंग, रूप आदि को बता रहा होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इस समास से बने पद विशेषण होते हैं। कह रहा है कि इस समास से बने पद जो होंगे ना विशेषण होंगे। तब पूछेगा कि किस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अव्ययीभाव समास में क्रिया विशेषण था, लेकिन बहुब्रीहि समास में विशेषण है। तो कहेगा कि किस समास का समस्त पद विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का ध्यान रखना है। इसके समस्त पद से प्रायः धार्मिक अर्थ प्रकट होते हैं, ये तो समझ ही गए होंगे। इसके एग्जाम्पल कुछ समझिए। देखिए कह रहा है गोपाल, जो गायों को पालन करे, तो गोपाल, गोपाल किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। लंबोदर किसको बोलते हैं? लंबा हो उदर, यहाँ उदर होगा, उदार नहीं होगा, लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी को बोलते हैं। निर्धन, निर्गत है धन जिससे, वैसे लोग जो गरीब होते हैं उनको निर्धन कहते हैं। तो एक अलग अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि धार्मिक अर्थ ही, जैसे निर्धन से धार्मिक अर्थ थोड़े आ रहा है, शांति प्रिय से धार्मिक अर्थ थोड़े आ रहा है, कि वैसे लोग जो शांति को मतलब जो शांति को पसंद करते हैं, जिनको शांति प्रिय होता है उसे शांति प्रिय कहेंगे। बात समझ नहीं? स्वर में, यानी स्वर का मतलब सरोवर, सरोवर में उत्पन्न होने वाला उसे कहते हैं सरोज। बिना पानी, जिसके पानी में, यहाँ बिना ऐसे होगा, ये बड़ा वाला ना होगा, बिना पानी, जिसके मतलब जिसके तो वीणा है पानी में जिसके, यानी जिसके पानी में वीणा हो, जिसके पानी का मतलब हाथ या हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो, बीना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सरस्वती जी। पतझड़, एक ऐसा मौसम जहाँ जिसमें क्या होती है, पत्ती पूरी झड़ जाती हैं, पतझड़ का मौसम, ठीक है ना। तो पत्ते झड़ते हैं जिसमें वह, तो ठीक है। तो पतझड़ के मौसम को हम क्या कहेंगे? पतझड़ कहेंगे। तो एक अलग अर्थ बता रहे हैं कि एक अलग से कोई चीज़ दिमाग में, ये सब जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक अलग किसी अन्य के बारे में दिमाग में आने लग रहा है। बात समझे कि नहीं? जब किसी अन्य के बारे में दिमाग में आने लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि, यानी क्या कि कोई अन्य दिमाग में आ रहा है, किसी दूसरे का बात दिमाग में आ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे बहुब्रीहि। नेक्स्ट करेगा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में कुछ नहीं होता। द्विगु समास में बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि इसका प्रथम पद जो होगा ना संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची। और बताएं दोनों मिल के तो द्वंद्व समास, दोनों मिल के बाहर देखे थे हम क्या? बहुब्रीहि समास। 2-4 रुपया कमाए, यानी 2-4 रुपया संख्या, 2-4 संख्या का बात कर रहे हैं। तो जब भी जिसका प्रथम पद संख्या होगा, यानी संख्या मतलब जिसमें द्वि लगा रहेगा, त्रि लगा रहेगा, यानी 3 भी हो सकता है, चतुर, यानी यहाँ पर चतुर ऐसे रहता है, इसके बाद वाला पर रेफ लगा रहता है, या फिर चौ लगा रहेगा, ठीक है ना, पंच लगा रहेगा, या 5 लगा रहेगा, इस तरह का कोई भी संख्या वाला शब्द आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे? द्विगु समास। द्विगु, गुना याद रखना संख्या में होता है। त्रिकाल देखिए 3, अठकोना यानी 8, चौ, चतुर यानी 4, अष्ट यानी 8, 2 यानी 2, ती मतलब 3। ध्यान देना है, यही इसका प्रथम पद ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो जिसका प्रथम पद में संख्या लगा होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए कर है क्या? क्रमधारय समास। देखिए क्रमधारय समास में हम लोग 2 चीज़ को देखेंगे। क्रमधारय समास में देखेंगे क्या है कि जिसका प्रथम पद, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो। विशेष का मतलब क्या होता है कि जिसकी विशेषता को बताया जाता है वो विशेष होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, राम लंबा है, तो देखिए राम क्या है? लंबा है, तो लंबा क्या है? विशेषता है, तो जो विशेषता है वही तो विशेषण है। ये यहाँ लंबा क्या हो गया? विशेषण। राम क्या हो गया? राम विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता को बताया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो वही यहाँ पर कह रहा है क्या? जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण, विशेषण का मतलब क्या है कि कोई गुण होगा, रंग, रूप, ला, ये सब कुछ भी होगा ना, यानी किसी संज्ञा का, जब किसी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता को बताया जाता है उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तो विशेषता क्या होगा? रंग, रूप, आकार, यही सब तो होगा, ठीक है ना, तो उसके विशेषण कहेंगे। जिसका विशेषता बताया जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं काला हूँ, तो मैं काला हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा रंग काला है, यानी काला क्या है? विशेषण है। अब मैं क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, विशेष का मतलब कोई ना कोई संज्ञा सर्वनाम होगा, तो इसमें तो संज्ञा होगा, उसे ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चंद्रमुख, एक चंद्रमा के जैसा मुख हो जिसका, ठीक है ना,
चंद्रमा के जैसा मुख यानी एकदम से सुशील, देखने में कूल। नील कमल, नील के जैसा कमल, बात समझे कि नहीं, नीला हो कमल जो, बात समझे कि नहीं, यहाँ नील के जैसा कमल, नीला है कमल जो। मृग नयन, बात समझे कि नहीं, मृग के जैसा नयन। महात्मा, महान है आत्मा जो। चंद्रवदन, बात समझे कि नहीं, चंद्रमा के जैसा वदन, ठीक है ना। लौह पुरुष, लोहा के जैसा पुरुष, मजबूत, ठीक है ना। तो यहाँ पर लौह पुरुष, लोहा के जैसा पुरुष यानी मजबूत, विशेषता हो गया। आप कौन, तो पुरुष, बात समझे कि नहीं। उसी तरह करें मृग के नयन, मृग के जैसा हो नयन जो, ठीक है ना। तो वैसा नयन, नयन कैसा हो, मृग के जैसा, तो नयन की विशेषता मृग, और नयन क्या हो गया, नयन की विशेषता बताया, इसलिए नयन विशेष से हो गया। तो यहाँ पर महान है आत्मा, तो आत्मा क्या हो गया, आत्मा तो संज्ञा हो गया खुद, तो संज्ञा क्या हो गया, और संज्ञा का भी इसका आत्मा का विशेषता क्या है, महान, इसलिए महान हो गया विशेषण, आत्मा क्या हो गया, संज्ञा यदि विशेष्य। बात समझ आया यहाँ पर कि ये समस्त का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 7वां नंबर में क्या है, नए समास, हम लिखने ही नहीं आ रहा था हमको, नए समास। देखिए कह रहा है क्या, जिस समस्त पद का प्रथम पद नकारात्मक हो, बात समझे कि नहीं, उसे हम नए समास कहते हैं, नए समास कहते हैं, नए समास कहते हैं, बात समझे कि नहीं। अर्थात जिस समास पद से नकारात्मक अर्थ प्रकट होता है उसे हम लोग नए समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए अधर्म, एक ही को इसका पहचान है, जिसके लास्ट में न या अ लगा रहेगा, आ नहीं, अ लगा रहेगा, उसे ही हम लोग समझ जाएंगे मैक्सिमम क्या होता है, वो नए समास होता है, बात समझे कि नहीं। हमेशा नहीं, कभी कभी अ या आ जो होता है ना, ये कर्मधारय अव्ययी भाव समास में बताए थे, अ लगा रहता है, बात समझे कि नहीं। जैसे आज जन्म, आ जन्म, ठीक है ना। तो आज जन्म क्या हो गया, यहाँ पर आगम, अगम, 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 यहाँ पर अगम होगा, यहाँ आगम नहीं होगा, अगम, तो यहाँ देखिए अगम हो गया, आगम अलग हो गया, अगम अलग हो गया, ठीक है ना। तो अगम जो होगा ना, ये अगम क्या होगा, अगम जो न गम यानी बिना गम के, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर गम की बात नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगम जो होगा आपका क्या होगा, नए समास होगा, आगम नहीं होगा, आजन्म नहीं होगा, जन्म से, बात समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी अ लगा रहा होगा, नकारात्मक अर्थ होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। जैसे अधर्म, अन्याय, अप्रिय, अजय, अमिट, अजित, अगम, अवैध, असंभव, बात समझे कि नहीं। ये सब क्या है, नकारात्मक वर्ड है। तो जहाँ पर भी नकारात्मक वर्ड होगा, नकारात्मक अर्थ प्रकट होगा, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। तो भाई साहब आज ये जो है समास का पूरा वीडियो आपका ख़त्म हो गया। अब इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इस चीज़ को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें आप ट्रिक को रिवाइज कर लीजिएगा। और नई ट्रिक याद रखिए तो दिमाग में रखना है, सफा एकदम लाइन से आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, अ आम पढ़ते हैं इसलिए अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, आपका देखेंगे बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, नए समास, एकदम पांचों को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखे रहेंगे याद हो जाएगा। प्रथम बार में अव्ययी भाव समास होगा, मतलब प्रथम पद प्रधान। दूसरा बार में आएगा, दूसरा नंबर पर आएगा तत्पुरुष समास यानी दूसरा पद प्रधान। तीसरा नंबर में आएगा द्वंद्व समास, तो प्रथम पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया, तो दो पद भी होता है, तो अब यही ना हो सकता है दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान। अब तो ये तीनों हो गया, प्रथम दूसरा दोनों, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अन्य पद प्रधान, तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, द्विगु समास, तो द्विगु समास में हम लोग क्या देखें कि जिसका प्रथम पद संख्या वाला हो यानी संख्यावाची विशेषण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में हम लोग क्या देख लिए कि जिसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। और नए समास, जिसके समस्त पद से नकारात्मक अर्थ प्रकट होना। बिल्कुल इजी है, आप दिमाग में रखे रहिएगा, याद हो जाएगा। बिल्कुल आप एकदम से आप ट्रिक के साथ याद रखिए, लाइन बाई लाइन याद रखिएगा, तब भी आपको याद हो जाएगा। ट्रिक बता दिए हुए थे आपको, पहले आओ तब दोनों मिल के बाहर 2-4 रुपया कमाए जाई ट्रिक याद रखिएगा, सब समझ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, जब भी इस तरह के कोई भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।